आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अपने पास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, NS1 to 2। ठीक है, यस सर। और इसका ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप इज इक्वल टू वैलेंस वैलेंस। इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है न्यूट्रल एटम का, न्यूट्रल एलिमेंट के, वो उस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात यस। करेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहले सबको लिख देते हैं। कहाँ शुरू होता है पी ब्लॉक, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन। अब सबका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं, बोरोन का करूंगा तो ये क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अगेन यहाँ पे 1s2 नहीं लिख के डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 2s2 2p2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका 1s2 अंडरस्टूड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p3 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2 2p4 and then again for fluorine it will be 2s2 2p5 and for neon it will be 2s2 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज देखिएगा आप कि जो लास्ट सेल है उसमें दो सब सेल है। ठीक है, एस और पी, और दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर अ पीरियड फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, पूरे पी ब्लॉक की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका NS2 जो कि पूरा का पूरा फुलफिल्ड है, NS2 NP126। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया जनरल यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे ग्रुप की। तो ग्रुप में क्या हो जाता है आपका कि ग्रुप ऑफ, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप इज इक्वल टू होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप निकल जाएगा। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 4 है, तो ये 14th ग्रुप का हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 13th ग्रुप का। सिमिलरली ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 15th ग्रुप। एंड देन ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 16th ग्रुप। और फिर ये किस ग्रुप का हो जाएगा, 17th, 17, एंड 18। देन 18th ग्रुप। ठीक है, मैंने सारा वो लिखवा दिया था क्या, कौन से किस ग्रुप के होंगे, हेलिना के रब से फरियाद। यस सर, आपने एक पीरियोडिक टेबल बनवाई थी। अच्छा, मैंने पी ब्लॉक वगैरह का भी पूरा बना दिया था ना। यस सर, आपने एलिमेंट्स लिखे थे और आपने बताया था कि उनकी फैमिली को क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। अच्छा, और याद करने का तरीका भी बताया था। यस सर। ओके ओके चलिए इसे लिख लीजिए। डन सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा। डी ब्लॉक का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, तो डी ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, किसी किसी बुक में NS1 to 2 लिखा रहता है। ठीक है, उससे पहले हम लिख देते हैं N-2 D1 to 10, और उसके बाद NS1 to 2 या फिर किसी किसी में
then सपोज क्रोमियम ले लिया आपने, क्रोमियम का 24 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 4s1 3d5 होगा। अब यहाँ पे s में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, d में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो दोनों का ऐड किए यानी ये हो जाएगा 6th ग्रुप का। अगर आप चाहें तो आयरन उठा सकते हैं, आयरन का 26 होता है, ये क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6। अब ये देख लेंगे डी में एस में कितना है 3d6 और 4s2 कुछ भी लिख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे सर आ क्या जाएगा आप आपके पास। जर्नल कॉन्फ़िगरेशन के बाद से फिर से समझा सकते हैं? हमारा नेट चला गया था तो कुछ ओके, समझ नहीं। तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन के बाद से। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। यस सर। Ifra, am I audible? Ifra, am I audible? Yes sir, now you are audible. ओके ठीक है। तो देखिए मैं क्या कह रहा था आपसे कि वेट अ मिनट, ठीक है। ठीक है, डी ब्लॉक पढ़ रहे थे हम लोग, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो बेसिकली, ये समझ में आ गया था आपको। यस सर। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था n-1 डी, डी जो होता है वो इससे हमेशा एक छोटा होगा, n-1 डी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन n-1 डी डी 1 to 10 और ns जो होगा बेसिकली इससे पहले लिख सकते हैं 4s2 3d10 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ns 1 to 2 और n-1 d 1 to 10, ठीक है। फिर मैंने बताया इसका कि इसका जो डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी ऑर्बिटल डी सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, डी सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो प्लस एस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जरा ध्यान दीजिएगा ये एस कौन सा होना चाहिए, लास्ट शेल वाला होना चाहिए, एन वाला होना चाहिए, ठीक है। मतलब डी जो होगा उससे एक बड़ा वाला जो एस होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो, एज फॉर एग्जांपल क्रोमियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करिएगा आप तो आर्गन 4s, देखिए मैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10। तो ये नहीं करिएगा कि आप सारे एस को ले लें, नहीं,
डी वाला कौन है, थर्ड वाला, तो एस कौन लेना है, 4 वाला, उससे एक इंक्रीज करके। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये गलती से मैंने 10 लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और इसमें कितना है 5 है, तो 1 + 5 ये कौन से ग्रुप का होगा, 6th ग्रुप का 16। होगा। ठीक है, 6th ग्रुप का, 16 थोड़ी होगा, 1 यस + 5 6 यस होगा ना। यस। ठीक है, अब ऐसे ही आप आयरन का ग्रुप बताइए, ठीक है, कॉपर का ग्रुप बताइए, जिंक का ग्रुप बताइए, टाइटेनियम का बताइए, वेनेडियम का बताइए, स्कैंडियम का बता भी दीजिए। तो ज्यादा ही चमकती रहती है। सर आयरन 8th ग्रुप में। 8th ग्रुप में, वेरी गुड। सर कॉपर, और का भी बता रहे हैं, 1 मिनट। ओके। इजी है ना इफ्रा? यस सर, बस 1 मिनट में बता रहे हैं सबका सर। ओके ओके। इफ्रा हो गया? सर कॉपर का आ रहा है, एक सेकंड, क्या है 10th ग्रुप, ये 11th ग्रुप, 11th आ रहा है जी सर, 11th आ रहा है, और 11th जिंक ग्रुप, का आ रहा है हमारा 12th ग्रुप। 12th, ठीक है 12th ग्रुप। यस सर, और सर टाइटेनियम अभी निकाल रहे हैं प्लीज। स्कैंडियम का हो जाएगा, स्कैंडियम का 3rd ग्रुप हो जाएगा, ये 4th ग्रुप हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, और यस ये 5th ग्रुप हो जाएगा। ओके। ठीक है, लेकिन इसे छोड़िएगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यस ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात आती है सबसे पहले पीरियोडिसिटी की। ठीक है, कि पीरियोडिसिटी का मतलब यही हो जाता है, ठीक है, कि आखिर जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्यों होता है। तो पीरियोडिसिटी में सबसे पहले हम ये देखेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, एक पीरियड में, ठीक है, नंबर ऑफ शेल जो होते हैं, ऑर्बिट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ये आपने ऑब्जर्व किया है? यस सर। ठीक है, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर इधर से ले लीजिए लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होता है 1:2s1। कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। यहाँ पे बेरिलियम में भी कितने शेल हैं? 2 शेल हैं। इससे पहले मैंने बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन सबका लिखा था,
अच्छा वो खत्म हो गया। बोरोन का करिएगा 1s2 2s2 2p1। कितने शेल हैं बोरोन में? सर 2। 2। ये भी कितने शेल है? 2 है। ये इसमें 2। कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2 2 लिखा यस है तो सर, ये ये एक ही 2 शेल है। सेम तो शेल है। ठीक है, यस। ये एस और पी जो है वो सब शेल है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पीरियड में आपका जो शेल होता है वो शेल कांस्टेंट होता है, बट ग्रेजुअली उसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बट एक ग्रुप में क्या होता है कि शेल नंबर एक एक से इंक्रीज करता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इन अ पीरियड द अल्टीमेट orbit remains same but number of electron gradually increases, number of electron gradually increases। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, in a group the number of electron in the ultimate orbit मतलब लास्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? लास्ट ऑर्बिट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट ऑर्बिट, ऐसे की बात करते हैं। ठीक है, इन द अल्टीमेट ऑर्बिट remains same but values of n यानी ऑर्बिट का जो वैल्यू होता है, पहले में फर्स्ट शेल होगा, दूसरे में 2 शेल होगा, तीसरे में थर्ड शेल होगा, ग्रुप की बात कर रहे हैं, वैल्यूज ऑफ n इंक्रीजेस। ये समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, इस पे अगर मैं आपको बताऊं तो 1s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक शेल है। इसमें देखेंगे 1s2 2s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, शेल 2 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 सॉरी 3s1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, बट शेल कितना हो गया? 1 2 3। तो ग्रेजुअली शेल जो होता है वो इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ n इंक्रीज करता है। समझ में आ रहा है आपको? यस। ओके, वेरी गुड। रिटन सर। वेरी गुड। चलिए, कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? तो यही होता है बिकॉज ऑफ इन द आउटरमोस्ट शेल दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी में सबसे पहला पॉइंट यही आ जाएगा, द कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज is due to the same outermost shell electronic configuration, same outermost shell electronic configuration coming at a regular intervals, coming at a regular intervals। और ये भी लिख सकते हैं कि बेसिकली एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया कि उनका जो प्रॉपर्टीज है सेम ग्रुप में रखा गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
यानी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, Z इफेक्टिव। तो देखिए बेसिकली होता क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले लिखिएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन suffer force of attraction due to nucleus and force of repulsion due to innermost electron, inner shell electron, due to inner shell electron। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, द डिक्रीज इन force of attractive the force of attraction on electron or on valence electron due to inner shell electron is called screening effect, is called screening effect। और इसका जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट, या फिर दूसरे तरीके से कहते हैं टोटल रिपल्सिव फोर्स जो होता है आपका, टोटल रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट। ये लिख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डायग्राम बना के। डन सर। थोड़ी देर होल्ड करिए, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है। ओके सर। चलिए यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है, ये है आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल। एम आई ऑडिबल इफ्रा? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियस है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में भी, ठीक है। जस्ट सपोज ये लास्ट शेल है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहाँ यस इलेक्ट्रॉन सर। प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये वाले जो है इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको रिपेल करेंगे, ठीक है। यस सर। तो नेट जो फोर्स बचेगा उसे ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर यूं कह लें कि टोटल जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आया?
देखिए नेट Yes, जैसे मान sir. लीजिए 10 न्यूटन आपका अट्रैक्टिव फोर्स है और 4 न्यूटन आपका रिपल्सिव फोर्स है, तो 6 न्यूटन बचा, ठीक है। या फिर यूं कह लीजिए जो 4 न्यूटन जो टोटल रिपल्सिव फोर्स है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे बात आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो इसका भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। देयर इज अ रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, there is a reduction in nuclear charge due to a screening effect, due to a screening effect और इस reduced nuclear charge को ही हम Z effective कहते हैं। reduced nuclear charge is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge, ठीक है। यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला आ जाता है बेसिकली, Z effective is equal to Z minus sigma। अब देखिए ये Z effective क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है। या फिर Z effective को हम लोग और Z जो होगा बेसिकली इसको हम लोग कह देंगे न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और ये जो सिग्मा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो Z effective होगा इसको क्या कह देंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? Yes, sir. तो इससे लिख लीजिए। Sir, done. आपके साथ ही लिख लिया था। चलिए समझ में आ गया ना। ये बेसिकली Yes, रिपल्सन और sir. अट्रैक्शन दोनों होगा, तो जो टोटल नेट बचेगा उसे कह लेंगे, या फिर टोटल रिपल्सिव फोर्स जो होगा उसे, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसे वो कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सबसे अच्छा जो शील्डिंग इफेक्ट होता है एस का होता है, फिर पी का होता है, डी का होता है, और एफ का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, सबसे पुअर डी और एफ का होता है, ठीक है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। Done, sir. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा पीरियोडिसिटी की, जैसे बात कर रहे थे तो एटॉमिक रेडियस की बात होगी, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक रेडियस कितने टाइप के होते हैं, तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आपका मेटालिक रेडियस, ठीक है, मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये रेडियस को नीचे लिख रहा हूं मैं, नहीं तो पूरा स्पेस ले लेगा। मेटालिक रेडियस। दूसरा जो आ जाएगा आपका कोवेलेंट रेडियस, नाम से ही पता चल रहा है मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट रेडियस। और उसके बाद आ जाएगा आपका वैंडरवाल्स रेडियस, वैंडरवाल्स रेडियस। और उसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट में, ये अलग टाइप से पढ़ेंगे हम लोग, आयनिक रेडियस। क्या आएगा, आयनिक रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अपने पास आयनिक रेडियस तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं जब मेटालिक रेडियस की, तो मेटालिक रेडियस में देखिए क्या होता है, मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और ये ओवरलैप नहीं करता, इट इज अबाउट टू, मतलब ओवरलैप नहीं होता, इट इज अबाउट टू टच ईच अदर, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मैंने टच करा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये एक टच नहीं होते। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और इस मेटालिक बॉन्ड के रेडियस को, जस्ट सपोज इसका डिस्टेंस डी है तो इसका हाफ कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखिए कोवेलेंट कंपाउंड में तो अपन लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसी होती है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, यानी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ये ऑर्बिटल्स हैं जिनका ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है, उसके ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और इसका जो रेडियस होगा इस डिस्टेंस डी के हाफ के बराबर होगा इसका वन कोवेलेंट रेडियस। आरवी लिख दिया गलती से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर?
यस सर। अब देखिए वंडरवॉल्स रेडियस क्या होता है, ये बेसिकली एटम एटम के बीच में नहीं लगता, ठीक है। उसकी अलग बात है, जो 18 ग्रुप होते हैं वो हाईली स्टेबल होता है, तो वहां पे वंडरवॉल्स रेडियस लगता है, वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन जब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, तो जनरली ये मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। और मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 का एक मॉलिक्यूल ऐसे है और दूसरा H2 का मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए इसका बॉन्ड तो एक ऐसे होगा, ये कोवेलेंट होगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनेगा उसे कहते हैं हम लोग वंडरवॉल्स रेडियस। और जस्ट सपोज ये कैपिटल डी है, तो आर वी वंडरवॉल्स रेडियस जो होता है वो d/2 होता है, ठीक है। तो आप देख के बता सकती हैं कि सबसे ज्यादा, ठीक है, कौन सा रेडियस होगा, मेटालिक, कोवलेंट और वंडरवॉल्स, कौन सा ज्यादा रेडियस बड़ा होगा? सर वंडरवॉल। वंडरवॉल सबसे ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद सर उसके बाद मेटालिक रेडियस और मेटालिक, फिर और उसके बाद आ कोवेलेंट जाएगा रेडियस। कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट में बेसिकली ओवरलैपिंग हो जा रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो इस वजह से ये वाला ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। इसे लिख लीजिए सबसे पहले। डन। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब बात करते हैं हम आयनिक रेडियस की, ठीक है। अब आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं कंपेयर करा लेता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज सोडियम है और यहाँ पे क्या है, Na+ है, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल है आपका, और ये क्या है, केटायन है। आयनिक रेडियस का मतलब दोनों ही आएगा, एक आएगा आपके पास केटायन, तो दूसरा क्या आ जाएगा, अनायन, ठीक है। दोनों में ही कंपेयर करेंगे, और एक होगा आपका न्यूट्रल, ठीक है। जो अब देखिए Na की जब बात करेंगे तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो ये क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो इसका साइज अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और उसके बाद थर्ड शेल आएगा कि नहीं इसका, ठीक है। वहीं पे Na+ की जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखेंगे 1s2 2s2 2p6, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? सर नेगेटिव Na-। मैंने माइनस माइनस तो कहीं दिया ही नहीं है, मैंने तो Na और Na+ में पूछा है ना। सर Na बड़ा होगा। Na बड़ा होगा, दैट मीन्स कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल कह लीजिए, या फिर बहुत सारे बुक में पेरेंट लिखा होता है, पेरेंट एटम जो है वो ग्रेटर देन केटायन है, किस किस मैटर में, साइज में, ठीक है। बात समझ में आई? यस अब सर। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ क्लोरीन की, और क्लोरीन माइनस की, या फ्लोरीन माइनस की ले लेते हैं, थोड़ा सा कम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फ्लोरीन एंड फ्लोरीन माइनस, जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया हमने तो देखा 1s2 2s2 2p5, और यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6, यही आएगा ना। लेकिन यहाँ पे जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेकंड शेल में, बताइए जरा, 7। यस सर। 7। और यहाँ पे जब देखेंगे कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहां यहाँ पे, लेकिन इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए जरा। 8 8। 7 अभी डाला हूं। जब 8th इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। इधर भी रिपल्सन, धीरे धीरे रिपल्सन बढ़ेगा, तो जरा सा एक्सपेंड कर जाएगा कि नहीं। यस सर। जब एक्सपेंड करेगा दैट मीन्स कि अनायन जो होगा वो आपका, अनायन जो होगा वो आपका न्यूट्रल या पेरेंट से ज्यादा बड़ा है। यानी ओवरऑल हम लोग इजिली लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो होगा वो होगा अनायन, उसके बाद जो होगा न्यूट्रल होगा, एंड देन जो होगा आपका केटायन होगा कि नहीं। यस सर। तो ये लिख लीजिए।
हो जाए तो बताइएगा। लिख लिया आपने? सर बस 1 मिनट, फ्लोरीन का डायग्राम बचा। ओके। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो साइज ऑफ कैटायन होता है, ठीक है, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा, और जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा बड़ा। तो ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी जेड इफेक्टिव। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अगर जस्ट सपोज आपको कुछ भी दे देता है, जस्ट सपोज PV+2 एंड PV+4, ठीक है, तो बताइए इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा वही होगा जिस पे चार्ज कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा है दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपने तरफ खींचेंगे, तो थोड़ा सा कंप्रेस्ड हो जाएगा। समझ में आई बात? इस तरीके से यस समझ सर। सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने इसका ऑर्डर दे दिया आपको, सजा दीजिए Fe+3, ठीक है, या फिर मैंने दे दिया Mn+2, Mn+3, Mn+4, ठीक है। तो Mn+5, Mn+7 तक जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये होता है कैटायनिक रेडियस, ठीक है। वहीं पे अनायनिक रेडियस की जब बात करते हैं हम लोग इफ्रा, ठीक है, अनायनिक रेडियस में मैंने आपको बता ही दिया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अनायनिक रेडियस में भी हम लोग यही कर सकते हैं। अनायनिक रेडियस का मतलब यही हो गया कि आपका साइज ऑफ कैटायन जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। या फिर Z/E निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? Z/E निकाल लेते हैं। Z का मतलब एटॉमिक नंबर, E का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर F का Z/E निकाले हम लोग, ठीक है, Z/E, तो ये क्या हो जाएगा? 9/9 आएगा। वहीं पे F माइनस का Z/E निकाले तो ये क्या हो जाएगा? 9/10 होगा। तो ये वैल्यू जितना छोटा होगा बेसिकली उतना ही ज्यादा इसका साइज होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इससे ध्यान में रखिएगा, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्जेस, सपोज आपसे पूछ लिया O-2n-3 बड़ा कौन? ये, ठीक है। ये भी साइज की बात कर रहा हूँ। डन सर। डन। अब देखिए यहाँ पे इफ्रा बात क्या आ जाती है कि अब हम पीरियोडिक टेबल में कैसे देखते हैं। तो आपको पता है कि एक पीरियड में सेम शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो साथ साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period,
साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? स्मॉल डिक्रीजेस, साइज डिक्रीज। डिक्रीजेस, ठीक है। एंड व्हेन वी मूव, हमें पता है कि ऊपर से जब नीचे आते हैं ग्रुप में तो एक एक शेल इंट्रोड्यूस होने लगता है, दैट मीन साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, साइज जो होगा बेसिकली आपका वो इंक्रीज डन सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेसिकली। अरेंज देम in decreasing order of साइज और एटॉमिक रेडियाई कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो मैंने दे दिया यहाँ पे Na प्लस Mg प्लस 2 एंड Al प्लस 3। दूसरे में दे दिया मैंने Mg प्लस 2 S माइनस 2 Cl माइनस। सर फर्स्ट वाले में सबसे बड़ा साइज सोडियम का होगा, फिर उससे छोटा मैग्नीशियम का, उससे छोटा एल्यूमिनियम का। ठीक है, सेकंड वाले में सर आपने अभी क्या कहा, फिर से रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आई थी। मैं बोल रहा हूँ सेकंड वाले का। सर सेकंड में सबसे बड़ा मैग्नीशियम होगा, फिर उससे छोटा क्लोरीन और फिर सबसे छोटा सल्फर। मैंने एक पॉइंट बोला था जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो उतना ज्यादा बड़ा। यहाँ पे सल्फर क्लोरीन यस, सबसे एक बड़ा पीरियड में ऐसे सल्फर, मूव, फिर क्लोरीन, फिर मैग्नीशियम। हाँ तो एक चीज और, ये इधर मूव करता है तो ये ऐसे भी इससे बड़ा होता है, ऊपर से इसमें ज्यादा नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो ये ऐसे भी बड़ा हो गया, और ये तो सबसे छोटा होगा, यस तो ये यस, Mg तो प्लस 2। सल्फर सबसे बड़ा होगा, फिर क्लोरीन एंड देन मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या दिया है, वो याद है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कौन सा ग्रुप है? 13th ग्रुप है, पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। फिर उसके बाद इससे भी करना आपको आर्गन K प्लस Ca प्लस 2।
हो गया पहला। सर बोरॉन का सबसे कम होगा, फिर एल्यूमिनियम का उससे ज्यादा, फिर इसका, और फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि तब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता देखिए है, तो रेडियस भी सबसे इंक्रीज ज्यादा होगा। होगा थैलियम, इंडियम, है ना, सबसे ज्यादा यस ये, सर, फिर ये, एटॉमिक रेडियस। और उसके यस बाद सर, ये गैलियम। क्योंकि तब हम ऊपर से नीचे हाँ जाते हैं हाँ, तो साइज इंक्रीज होता देखिए इसका होता क्या है, गैलियम इधर ये एक एक्सेप्शन है जिसको ध्यान में रखना है आपको। गैलियम का साइज छोटा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसमें डी और एफ आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, तो एल्युमिनियम का ज्यादा हो जाता है, ठीक है। है। यस सर। अब इसका बताइए। सर इसमें सबसे बड़ा आर्गन होगा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा पोटेशियम, और फिर कैल्शियम। ठीक है, इसमें लिखते जा रही है ना आप? यस सर। ओके। हो जाएगा, ये यस सर, हुआ। बस एक मिनट। तो दिमाग में चलना चाहिए, ये मेटल कहाँ है, ये एलिमेंट कहाँ है, नॉन यस मेटल सर, कहाँ है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में सर बड़ा कैल्शियम का होगा, देखिए और ऐसे उससे दिमाग में छोटा चलना चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यहाँ है, कैल्शियम यहाँ है, यस मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सर, क्लोरीन। तो क्लोरीन। अपने को पता है कि मैग्नीशियम और फास्फोरस में बड़ा कौन है? सर मैग्नीशियम और सर फास्फोरस में मैग्नीशियम बड़ा बड़ा कौन है? होगा। हाँ, सर क्योंकि इन अ मैग्नीशियम पीरियड, हाँ, और फास्फोरस में क्या होगा, फास्फोरस क्लोरीन में ये बड़ा होगा। और इसका तो यस शेल ही चेंज हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है एक, क्योंकि इससे ज्यादा ग्रुप में है, तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं। सर। सबसे बड़ा कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन फास्फोरस, एंड देन क्लोरीन। क्लोरीन। इज दैट क्लियर? यस चलिए सर। डी का करिए जरा। सर डी में सबसे बड़ा सल्फर होगा, फिर उससे छोटा क्लोरीन, फिर उससे छोटा होगा कैल्शियम, एंड देन पोटेशियम। पोटेशियम पहले होगा ना, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इस पे +2 चार्ज है। यस यस बात समझिए आप? यस सर, समझ गए। चलिए वेरी गुड। चलिए अगर समझ गई हैं तो ये बिल्कुल सही करके बताइएगा। Na+Mg++ Al+++++ Si+4, बताइए जरा। प्लस 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 का मतलब क्या है? +3 है, घबराइएगा नहीं देख के, ठीक है। प्लस प्लस का मतलब क्या है? मैग्नीशियम में +2 है। सर सबसे स्मॉल सल्फर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा एल्यूमिनियम, फिर थोड़ा सा बड़ा मैग्नीशियम, और सबसे फिर बड़ा कौन है? सर सोडियम। सोडियम, इस पे कम चार्ज है, फिर ये है, फिर ये है, सारे एक ही पीरियड के हैं, ठीक है। यस हाँ, समझ में आ गया। यस सर, आ गया। स्लाइड चेंज करूं? स्लाइड यस चेंज, सर। ठीक यस है। सर। अब देखिए इफ्रा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी कह लीजिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, अलोंग द पीरियड देखेंगे क्या है, और अलोंग द ग्रुप भी देखेंगे क्या है।
तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले इसमें डिफाइन कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ होता क्या है कि एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगे उसे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट को सबसे पहले गैसियस आइसोलेटेड गैसेस अटेम्प्ट आना पड़ेगा, मतलब उसको गैस में कन्वर्ट करके हर चीज से आइसोलेट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वहां से। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from outermost shell electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। ठीक है, डन सर। ओके इफ्रा, यहाँ तक लिख लिया आपने। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, अब मेटल है, इसको गैसियस स्टेट में ले गए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। अब इसमें मैंने क्या किया, कुछ एनर्जी दिया जिसको मैंने IE1 लिखा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, M+1 में कन्वर्ट हो गया, M+ में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे निकाल लिया। इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगे उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो। अब ये M+ में आ चुका है, यहाँ पे फिर से मैंने एनर्जी दिया, एक और इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, फिर एनर्जी देके, ठीक है, उसमें से निकाला मैंने, M+2 किया और एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। फिर अगर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे तो फिर से एनर्जी दूंगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये M+3 में चला जाएगा। जनरली क्या होता है कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी निकलेगा। ठीक है, अब खुद ही सोचिए ना कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, इजिली निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने गई तो प्रोटोन के पास पावर ज्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली हेल्ड करके रखेगा कि नहीं? यस। ठीक है, तो इस वजह से और टफ हो जाता है। ठीक है, या फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, या फिर कुछ भी जिसकी वजह से हो जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा किस किस तरीके से देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टर्स affecting ionization energy, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। जब बात करते हैं तो सबसे पहला आता है बात अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पिछले वाले स्लाइड का सब कुछ लिख लिया था आपने? यस सर, लिख लिया था। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम बोलते हैं जेड अफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड अफेक्टिव। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड अफेक्टिव होता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इनकेस अगर मैं पूछ देता हूँ आपसे, Na+ है, ठीक है, Mg+2 हो गया और Al+3 हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? इसका, देन इसका, देन इसका। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर जेड इफेक्टिव निकालना हो तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, पॉजिटिव चार्ज अपॉन में आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज अपॉन में क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रेशियो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब आप खुद ही देखिए कि जैसे कोई एलिमेंट अगर ज्यादा स्टेबल है तो वो चाहेगा क्या कि उसके में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए?
नो सर। जैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए सारे एलिमेंट, हर कोई चाहता है नोबल, हर एलिमेंट चाहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। क्या नोबल गैस चाहेंगे कि वो अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज करे? नहीं चाहेंगे। तो नो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आ जाती है, यहाँ पे इसको करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसमें, पीरियड में, ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो साइज क्या होता है, छोटा होता है कि नहीं? यस सर, छोटा। और जब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा या इजी होगा? सर टफ होगा क्योंकि टफ होगा। और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो। हाँ, ये मतलब बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज कर जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज डिक्रीज करता है, जिसके वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और वहीं पे टॉप टू बॉटम की बात करते हैं हम जब, तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या टफ? सर इजी होगा जब फोर्स ऑफ इजी होगा। अट्रैक्शन। यानी टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में हम मूव करते हैं तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। यस एक सर। पीरियड में नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी? सर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा राइट में। हाँ, ज्यादा राइट में, यानी साइज छोटा है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है, हाफ यस। फील्ड है कि नहीं? अब हाफ यस फील्ड है सर, तो हाफ फुल फील्ड फील्ड। के बाद कोई ज्यादा स्टेबल होता है तो वो हाफ फील्ड वाले स्टेबल होते हैं। साइज छोटा है ऑक्सीजन का, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा बट स्टेबल वो है, तो क्या हाफ वो फील्ड। चाहेगा? तो इसलिए नो सर, फर्स्ट नो। आयोनाइजेशन एनर्जी, ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, बट सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर होगा क्योंकि फिर क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा। वो आपका अचीव कर लेगा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, और नाइट्रोजन लूज कर दिया होगा, तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका यस। ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इससे लिख लीजिए आप। डन सर। चलिए, अब दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं हम लोग इफ्रा। जैसे यहाँ पे बात आ जाएगी थर्ड फैक्टर, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, वही शील्डिंग इफेक्ट की बात हो रही है। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने बताया कि एस में सबसे ज्यादा होता है, देन पी में होता है, देन डी में होता है, उसके बाद किस में होता है, एफ में होता है, बताया था मैंने। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ दूं बेरिलियम और बोरोन, ठीक है, याद है आपको, बेरिलियम पहले आता है और बोरोन एक ही पीरियड में बाद में आता है, ठीक है। यस सर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड किसका ज्यादा होना चाहिए, या फिर आपके हिसाब से कौन ज्यादा होगा? सर बोरॉन का ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए।
न्यूक्लियर चार्ज नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट सो यस आयोनाइजेशन सर, एनर्जी, आयनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे 1s2 2s2 2p, सॉरी यहाँ पे p तो रहता नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p1। अब आप खुद डिसाइड करिए देख के कि किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसका साइज छोटा है, ये भी और ये बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें टफ है और किसमें इजी है? सर बोरॉन में टफ होगा, बोरॉन में इजी होगा और बेरिलियम क्यों? में क्योंकि टफ देखिए होगा एस वाले में जो होगा क्योंकि वो पेनेट्रेशन पावर फुलफिल। ज्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, यस और इसमें कम होगा, तो इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसका। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको बेसिकली। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रुक जाइए, स्लाइड चेंज करूँ? 1 मिनट। टेक योर टाइम। डन। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। प्लीज डू दिस क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको करना है, ठीक है? आप ये क्वेश्चन हो जाएगा इफ्रा। यस सर। 1। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के टर्म में आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। सर पहले लिथियम फिर बोरॉन सबसे फिर ज्यादा होगा लिथियम या सबसे कम? सर आप बता दीजिए, मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। अच्छा चलिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं हम लोग, तो साइज डिक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इतना तो क्लियर है। इंक्रीज। यस सर। देखिए इधर वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं, और मेटल होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए नियॉन की बात हो रही है, जो कि नोबल गैस है। ये कभी चाहेगा कि अपना कॉन्फ़िगरेशन छोड़े? नो सर। नहीं चाहेगा, तो सबसे ज्यादा होगा नियॉन का। अब आते हैं नियॉन। बात फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचता है ये, ठीक है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा।
होगा कि नहीं? यस अब बात सर। करेंगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। यस सर देन उसके बाद कार्बन और बोरोन की बात करें तो कार्बन का ज्यादा होगा। बोरोन और बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम। बेरिलियम का ज्यादा होगा। और फिर बोरोन का होगा। लास्ट में कौन आएगा? लिथियम आएगा कि नहीं? लिथियम। अब इसको याद यस करने का तरीका देखिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8। 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 18th ग्रुप है, 8 लिख दिया। अगर दो भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी फर्स्ट शेल हो, तो फर्स्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या वो नोबल गैस होगा? हाँ या ना? यस सर होगा, जैसे फर्स्ट शेल हीलियम होता है। हीलियम, ठीक है। अब देखिए ये कौन से ग्रुप का है? इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। इसके आउटर सर मोस्ट शेल में 7, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। उसके आउटर मोस्ट 6, शेल में 5। इसमें 5, कितने हैं? 4। 4, इसमें कितने हैं? 3। 3, इसमें कितने हैं? 2। 2, इसमें कितने हैं? 1। 1। अब जरा देखिए, इसको देखिए। 8 वाला सबसे पहले पे आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? 7 वाला आ रहा है, उसके बाद कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। ये 9 डिजिट का एक मोबाइल नंबर मिलेगा आपको। 8759, 875। देन 6 वाला आ रहा है कि यस नहीं? सर। देन यस ये सर कौन है। सा आ रहा है? 4 वाला। 4, देन कौन सा आ रहा है? 2 वाला। 2, एंड देन वो कौन सा आ रहा है? 3, थर्ड वाला। उसके बाद कौन सा आ रहा 1। है? 1। तो कभी भी ये किसी भी पीरियड में आपको पूछता है, यस सर। उसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नोबल गैस अचीव कर रहा है तो उसको 8 नंबर दे देंगे। ठीक है, और बाकी देख लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके हिसाब से ये 7 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। और ये नंबर अगर याद है 875 643, सॉरी 64231। ठीक है, इसमें अरेंज कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ लिख दिया मैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो मैं यस चाहता सर। हूं इसे लिखिए आप पहले, उसके बाद सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसी का आपको बताना है। इफ्रा हो गया? यस सर, बस 1 मिनट।
सर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वो ये डिजिट नंबर होगा वो यही होगा 87654321 होगा। यही होगा। हाँ नहीं नहीं, तो ये एलिमेंट बताना है कौन सा है, मुझे क्या पता कि कौन से किस नंबर पे आ रहा है। सर नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन सबसे ऑक्सी। पहले आ रहा है। सर उसकी सबसे ज्यादा होगी ना क्योंकि वो सबसे लास्ट में। नियॉन नहीं नहीं, वही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि आप अगर एक बात बताइए कि अगर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा चुका है, ठीक यस है, मैं सर। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास क्या है कि एक फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा था, यानी ये Li जो है Li प्लस में होगा, बी प्लस में होगा, बोरोन बोरोन प्लस में होगा, कार्बन प्लस में होगा, नाइट्रोजन प्लस में होगा, ऑक्सीजन प्लस में होगा, फ्लोरीन प्लस में होगा। बात समझ रही हैं आप? यस सेकेंड सर। आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा हूँ ना, यानी ये एक ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकाल चुका है। ठीक है, यस एक सर। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 1s2 2s1 आएगा, और यहाँ पे यस। क्या आ जाएगा आपका 1s2 वन 2s2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1s2 2s2 2p1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 2s2 2p3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2s2 2p4 आएगा, और ये 2s2 2p5 आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है क्या, एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिए अब हम अपने को करना क्या है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है कि नहीं, ये बताइए बस। 1s2 एक ही शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस सर कर ले। तो ये 8th ग्रुप का हो जाएगा, हो जाएगा। यस एट सर। एट नंबर, यस। ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 नंबर पे आएगा। ये कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। ये फोर, कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे। थ्री, ये कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। टू, ये कितने नंबर पे वन। आएगा, 1। अब अपने को क्या था, 8 7 5 6 4, उसके बाद क्या था 2 3 1। ठीक है, 2 3 1, ऐसे नहीं करना है आपको, एलिमेंट अरेंज करना है। 8 नंबर पे कौन आ रहा है, Li प्लस, तो सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। 7 नंबर पे Na प्लस, उसके यस। बाद आ जाएगा। 5th नंबर पे कौन आ रहा है, O प्लस, तो O प्लस लिख देंगे। उसके बाद 8 7 5 के बाद 6 नंबर पे कौन आ रहा है, F प्लस, तो F प्लस लिख देंगे। उसके बाद 4th नंबर पे कौन आ रहा है, N प्लस, तो N प्लस लगा देंगे। उसके बाद आपके पास 2 नंबर पे कौन आ रहा है, B प्लस आ रहा है, तो B प्लस लगा देंगे। उसके बाद 3 नंबर पे C प्लस लगा देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 नंबर पे आपके पास 2 3 1 B प्लस। सो इजी, ये बताने की कोशिश कर रहा था। यस अब सर समझ अब में आया? समझ आ गया। यस सर आ गया। ठीक है। डन सर। डन, ठीक है। which of the element which of the following element has second ionization energy less than
फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। या मैग्नीशियम दे दिया, बी में दे दिया नियोन, सी में दे दिया कार्बन और डी में दे दिया नन ऑफ दिस। बहुत आसान सवाल है। सर नियॉन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, सेकंड आयनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। ठीक है, यस इसमें भी सर। पहला ज्यादा है और दूसरा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस होगा दूसरे वाले में, सी में, यस सर। बी में सॉरी। चलिए जरा क्वेश्चन टिक कर लीजिए आप एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी सॉल्व करती हैं आप? यस सर। चलिए, तो वैसे तो करना सारे ही हैं आपको, ठीक है। 11, 12, 15, 16, 19 वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 एंड 40। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अलावा हर चीज बता सकती हैं आप इजीली। ओके ठीक सर। है। दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिड। होते हैं आपके, वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। चलिए ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? और कुछ पूछना है इफ्रा? ओके, थैंक यू।